हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने में। और आज का क्लास है हमारा, वो है विराम चिन्हों का प्रयोग। ये हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। यह हमारा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्हों का प्रयोग करना। विराम चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे। और पूर्ण इसको आज पूर्ण अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ डबल डबल वीडियो ना बने, इसका एक ही वीडियो में आ जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा चौड़ा है, हो सकता है डबल वीडियो बन सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग करूँगा और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम। क्या? विश्राम। अब आप लोग बोलेंगे विश्राम क्या है? विश्राम का मतलब रुकावट, ठहराव, ये सब जो शब्द होता है ये हम लोग विश्राम करा देना। यहाँ कहीं हम लोग बोलते बोलते रुक जाएं, पढ़ते पढ़ते रुक जाएं, उसको विश्राम बोलेंगे। ठहराव भी बोलेंगे, है ना। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे विराम चिन्ह किसे बोलते हैं। लेखन कार्य में जो ठहराव होता है ना, विचारों का जो ठहराव होता है, उसके लिए इस चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो खेलो मत पढ़ो, अर्थात अगर मैं इसको लिखने का मतलब यह है, इसको ये क्या बोलता है कि आप खेलो भाई, मत पढ़ो। ये बोलता है खेलो, उसके बाद अल्प विराम दिया, मत पढ़ो। तो ये बोलना चाहता है कि आप खेलो, पढ़ो मत, है ना। लेकिन अगर इसी में मैं लिख दूं खेलो मत बैठो, खेलो मत बैठो, या फिर खेलो मत पढ़ो, इस तरीके से मैं बोल दूं, तो इसका मतलब क्या है? आपको खेलना नहीं है, आपको क्या करना है? पढ़ना है। और यहाँ पर क्या बोला? खेलो मत पढ़ो। यहाँ पर खेलने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर बैठने के लिए या फिर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अर्थात अगर विराम चिन्ह भी थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। इसलिए विराम चिन्ह हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना रहे तो हम लोग क्या समझेंगे? इसको क्या समझेंगे? खेलो मत पढ़ो, हमेशा हम लोग यही समझेंगे ना, खेलो मत पढ़ो। वैसे भी तो पढ़ने का मन करता नहीं है ना। लेकिन विराम चिन्ह अगर ये बोल दिया खेलो मत, उसके बाद अल्प विराम, और बोल दिया पढ़ो या फिर बैठो, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है भाई? पढ़ाई करना है ना। अब इसके बाद देखिए, हम लोग विराम चिन्ह आता है तो एक जो हमारे कवि जैसे हैं, कवि जो कामता प्रसाद जी हैं, जो अपना पुस्तक लिखे हुए हैं हिंदी के लिए, मैं इसको कवि बोल रहा हूँ। ये हिंदी के रचयिता टाइप से हैं, कुछ ये भी रचयिता किए हैं इसका ग्रामर से रिलेटेड। इनका बुक जो चलता है, ऑथेंटिक बुक माना जाता है। इनके अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। अगर पूछ दे कि भाई विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है? आप लोग को बताना है विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्री कामता प्रसाद के अनुसार, किनके अनुसार? यही जो कामता प्रसाद है, इन्हीं के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अर्थात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जितना भी चिन्ह है, पूर्ण विराम को बस छोड़ दो, उसके अलावा जितना चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। उसको आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तो क्यों आप लोग समझिए। पूर्ण विराम सीधा सीधा एक डंडा लगे होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप, जिसको किससे जानते हैं? डॉट से। यदि मैं अब जस्ट बता रहा हूँ, इसी में मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ है। यति का अर्थ होता है विराम। यति जब भी आएगा मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? विराम की।
है ना। चिन्ह को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ह के पास न वाला, या फिर चिन्ह और चिह्न, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं और चिन्ह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों सही है। इसको संस्कृत में चिह्न बोलते हैं, हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। चिह्न संस्कृत में, हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। ये क्या है, ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं, सीधा सीधा डंडाकार, लेकिन पूर्ण विराम की जगह ये जो डॉट लिखा हूँ कोष्टक के अंदर में, आजकल जैसे पूर्ण विराम है ना, पूरा प्रयोग होने के बाद, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक छोटा सा डॉट। डॉट का भी वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के व्यापम में पूछ चुका है कि पूर्ण विराम के जगह में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर लिया है ये डॉट को। यह भी प्रचलन में है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि विराम और विराम का चिन्ह है, इसके बारे में जान रहे हैं, और कुछ कुछ इसका इंग्लिश का शब्द को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात किया पूर्ण विराम। मैं पहले सब विराम को बता देता हूँ। 20 कम से कम विराम चिन्ह है, और ये अलग अलग भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है और 20 से कम भी हो सकता है ना। लेकिन 20 से ज़्यादा है, कई जगह कम ज़्यादा, लेकिन अगर पूछ दिया कामता प्रसाद के अनुसार तो आप लोग 20 को मार करके आ जाना। ठीक है, वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आगे, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे खड़ी लकीर, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं फुल स्टॉप को, ये डॉट। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा है उपविराम। उपविराम को और क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम। आप लोग को मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ ना आज, बहुत अच्छा चीज़। उपविराम या फिर इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम। अब देखिए, अपूर्ण विराम को और क्या बोल सकते हैं, न्यून विराम। न्यून माने छोटा विराम, अपूर्ण माने कि जो पूर्ण नहीं है, उप माने कि जो पूर्ण है उससे उप है, उप विराम है। इसको किस तरह से, दो बिंदु, ऊपर नीचे दो बिंदु। ठीक है, ये दो बिंदु अगर जब भी दिखेगा तो आप लोग क्या समझ जाना, ये कौन सा विराम है। मैं सबको ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ ना, आप लोगों को जानने के लिए। ये कौन सा विराम है, तो अपूर्ण विराम है। अपूर्ण के नाम से इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानो, ये अपूर्ण विराम के नाम से। ठीक है, इस नाम से ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग इसको जानो क्या विराम है, ये अपूर्ण विराम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्ध विराम। तीसरा क्या है, अर्ध विराम। तो देखिए अर्ध विराम में क्या होगा, इस प्रकार से एक बिंदी रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, एक अल्प विराम रहेगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। और जो उप विराम होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलन। फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन। मैं बोला ना, सभी जो चिन्ह है वो कहाँ से आया है, इंग्लिश से आया है, सिर्फ ये डंडा को छोड़ करके, पूर्ण विराम को छोड़ करके। अर्ध विराम हो गया, उसके बाद अल्प विराम। तो अल्प विराम जब भी आएगा हम लोग को क्या याद रखना है, एक छोटा सा इस प्रकार से रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमा इंग्लिश में। ठीक है, अभी डिफाइन करेंगे इसको, अभी सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो 20, 21, 22 जो भी रहेगा उतना विराम चिन्ह को आप एक झलक कम से कम देखो तो सही, उसके बाद इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद है प्रश्न विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये सबको मेरे ख्याल से पता होगा। प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से रहता है, क्वेश्चन मार्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोट ऑफ इंटरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है विस्मयादि बोधक आश्चर्यजनिक चकित वाला। जब भी हम किसी चीज़ में आश्चर्यचकित वाला बात करते हैं तो यह वाला विराम लगता है, इसको बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसके बाद 7वां में है उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण, उद्धरण। अब ये इसका चिन्ह दो प्रकार से होता है, एक होता है एकल उद्धरण और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण। एकल माने कि जो ऊपर में जो किसी शब्द के ऊपर में लगता है ना, वो इस प्रकार से एकल लगेगा, और बहु माने कि दोहरा माने कि इसको युगल ही बोलते हैं। दोहरा को क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, युगल। युगल। अब इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो इसका ज़रूरत नहीं है, है ना। इंग्लिश में ये सब को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए
जो थोड़ा मोड़ा ज़रूरत है बस उसी को बस बताए हैं इंग्लिश नाम को। दोहरा को क्या बोलते हैं? युगल चिन्ह। ऊपर में जो रहता है ना, जो अगर कोई वैज्ञानिक ने कहा या फिर किसी कवि ने कहा या फिर महात्मा गांधी ने कहा, जो भी कहा और जो कहे रहते हैं कोई वैज्ञानिक लोग या फिर कोई महापुरुष लोग, उसको हम लोग ये डबल कॉमा से लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद 8वां, मानते हैं इस किसी का परिभाषा रहता है उसमें इसको लिखते हैं ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8वां योजक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह संयोजक चिन्ह कैसे रहता है? एक छोटा सा इस टाइप से, ऋण का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, माइनस का चिन्ह इस टाइप से रहता है। इसको योजक भी बोलते हैं, संयोजक भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? समासिक। और समासिक जब भी आएगा आप लोग समझ जाना, समास हमेशा विच्छेद नहीं होता, समाज में संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप माने छोटा, संक्षेप माने छोटा। समाज से हमको संक्षेप जानना है, पढ़े होगे आप लोग समाज। उसके बाद संबंध चिन्ह, एक दूसरे क्या बताएगा? संबंध। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन, HYPHEN, हाइफन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर 9th नंबर में है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का मतलब है जो हमको निर्देश दे, ये इससे जो है ना बड़ा रहेगा। जो योजक चिन्ह है इससे दुगना रहेगा, मान करके चलो। इसको डैश बोलते हैं, निर्देश देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे इसको पढ़ेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, बस इसको देखते जाइए चिन्ह क्या है। इसके बाद विवरण चिन्ह। विवरण माने कि इसमें हम लोग इस्तेमाल किए उपविराम या फिर अपूर्ण को किए, और अपूर्ण के साथ साथ क्या कर दिए? निर्देशक को कर दिए। निर्देशक को किए और इसको यहाँ पर क्या कर दिए? अपूर्ण को कर दिए। तो क्या बन गया? विवरण। किसी भी चीज़ का विवरण देना, उसके अगले लाइन में लिखना है। इसका मतलब होता है, शॉर्ट में मैं बता दिया। 11वां नंबर होता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक की अगर बात करेंगे तो कोष्टक हम लोग हिंदी में मात्र 2 प्रकार से कोष्टक पढ़ते हैं, एक बड़ा कोष्टक और एक छोटा कोष्टक। जो बड़ा कोष्टक होता है उसका उपयोग बहुत कम होता है हिंदी में, इंग्लिश में और गणित में तो बहुत ज़्यादा होता है, हिंदी में इसका उपयोग बहुत कम। और ये छोटा कोष्टक, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा, इसको ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ब्रैकेट इंग्लिश में। आगे देखा जाए तो विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह मतलब हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को विस्मरण माने कि स्मरण कर रहे हैं, भूल गए हैं। विस्मरण से क्या याद करना? किस चीज़ को भूल गए हैं उसको क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। तो भूल जाते हैं तो इस प्रकार से, जैसे कि राम घर से गया, लेकिन हम लोग बाजार को लिखना जैसे भूल गए, तो घर से गया तो ऊपर में किस प्रकार? इस प्रकार से लिख के ऊपर में लिखेंगे बाजार गया। ठीक है ना। उसको और आगे देखेंगे। 13 लाघव चिन्ह, इसको बोलते हैं संकेत चिन्ह और इसको बोलते हैं संक्षेप सूचक। और क्या बोलते हैं? संक्षेप सूचक, माने कि इस प्रकार से बिंदी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पूरा पंडित ना लिख के हम लोग क्या लिख दें? प लिख कर के इस प्रकार से कर दें। लेकिन एक ध्यान देना, ये डॉट ही रहेगा, बीच में क्या रहेगा? खाली शून्य, जैसे एक छोटा सा शून्य, बीच में क्या रहना चाहिए? खाली स्पेस। और अगर ये है इंग्लिश की बात होता तो बीच में खाली स्पेस रहने का कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन हिंदी में ज़रूरत है। 14 नंबर में देखते हैं लोप चिन्ह, या फिर इसी को बोलते हैं वर्जन चिन्ह। लोप माने कि वहाँ पर क्या है? खाली है, लोप हो गया है, वह लोप हो गया है, वर्जित हो गया, वहाँ पर क्या है? खाली है। 15 दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, माने कि मैं क्या बोल दिया? हमको बुलाना है किसको? राम को। राम इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो राम में आँख में रा किया, फिर इस प्रकार से प्लुत चिन्ह लगाया और क्या कर दिया? म। तो हमको राम को जोर से बुलाना रहेगा तो राम ऐसे बोलेंगे, इसलिए ये एस एस टाइप का रहता है इंग्लिश का। इसको बोलते हैं प्लुत चिन्ह या फिर दीर्घ उच्चारण का चिन्ह, एस रहता है। इसके बाद होता है 16वां पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, मैं हल्का झलक बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ श्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रकार से अगर मैं बोलूँ, तो उसके बाद मैं अगर अमित शाह जी का मैं नाम लिखूँ तो श्री के जगह मैं क्या कर दूँगा? इस प्रकार से 2 लाइन खींच दूँगा, फिर उसके श्री को हटा दूँगा, अमित शाह जी।
श्री किसी का और कुछ नाम है, जैसे कि मेरा नाम है तेजस्वी, तो श्री को हटा दिया, तेजस्वी जी, इस प्रकार से 2 कामा कर दिया, तो उसको बार बार लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ में जिसका रिपीटेशन बार बार हो उस तब वहाँ पर नीचे में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। 17वां टीका सूचक चिन्ह। टीका मतलब हमको जहाँ पर कुछ भी चिन्ह आ सकता है, इसमें स्टार हो सकता है, हैश हो सकता है, प्लस यहाँ पर भाग टाइप से चिन्ह 1 2 3 4, ये सबको क्या बोलते हैं? टीका सूचक। इसका भी उपयोग क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे डिस्क्राइब में। इसके बाद हम लोग क्या देखें? रेखा चिन्ह। तो रेखा चिन्ह कैसे रहेगा जी? एक सिंपल क्या रहेगा? एक रेखा रहेगा। क्या रहेगा? एक सिंपल रेखा, एक रेखा रहेगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं अंडरलाइन कर लो, तो इस प्रकार से क्या रहेगा? अंडरलाइन चिन्ह। 19 नंबर का रहेगा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मतलब हम लोग क्या करेंगे? बराबर। इसको बोलते हैं समता मूलक। समता मूलक भी बोलेगा तो समझ जाना ये बराबर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी अगर एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि हम लोग बोल दिए शिव, तो शिव क्या है? उसका अगर कुछ पर्यायवाची है तो उसको इधर लिखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया फूल, तो इधर में लिख दिया बराबर फ्लावर है, ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। इसी प्रकार हिंदी का भी शब्द जो 2 टाइप का रहता है, पर्यायवाची टाइप का शब्द, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अथवा चिन्ह। अथवा में इस प्रकार से हम लोग क्या देंगे? आढ़ा लकीर खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अथवा चिन्ह। राम अथवा शाम जा करके सामान लेके आओ, तो इस प्रकार से कर सकते हैं ना। अब 21वां नंबर है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या है? समाप्ति सूचक। तो इस प्रकार से और बहुत सारे चिन्ह को समाप्ति सूचक चिन्ह है, लेकिन आप डिस्क्राइब को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि कितना सारा चिन्ह है समाप्ति का भी, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है। ठीक है। 22वां नंबर है पाद चिन्ह। ठीक है ना। जो किसी भी शब्द जैसे क ऊपर में लिखा है ना, तो उसके बाद ये नीचे में लिखाता है। जो पाद चिन्ह नीचे में डैश है वो किधर लिखाता है? नीचे में। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि कोई चिन्ह है जो एग्ज़ाम में आता होगा, तो आप इतना सारे चिन्ह को देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें पूर्ण विराम। क्या देखें? पूर्ण विराम देखें। तो पूर्ण विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ठीक। इसको किस टाइप से लिखते हैं? तो खड़ी लकीर से लिखते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, तथा को छोड़ो, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में इसको लिखा जाता है। अर्थात मैं सीधा बोलूँ तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण वाक्य के अंत में। इसको हमको क्या है? देखना है और जानना है। पूर्ण वाक्य है, उसके अंत में हम लोग सीधा खड़ी लकीर खींचते हैं। तो अगर मैं चाहूँ, अगर तथा नहीं रहता तो मैं यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम कर देता, तथा को मैं काट देता। ठीक है। तो प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर इसका उपयोग करती थी। अर्थात आप लोग फिर से समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम लोग क्या का यूज़ करते थे? प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर। अर्थात आप लोग इसमें समझिए, यति माने कि मैं आप लोगों को अभी बताया था, यति माने कि विराम, रुकने के स्थान पर। पद्यों के पूरा रुकता है ना, उसके स्थान पर क्या यति है ना, यति के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। तो एक वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या करेंगे? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको बोलेंगे। ठीक है। अगला इसका और नियम है, इसको भी देख लेते हैं। पूर्ण विराम के प्रयोग के बाद संयोजक शब्द का प्रयोग करना। जैसे कि संयोजक शब्द क्या है? तथा, और, व, एवं। ये सब क्या है? तथा, और, व, एवं। अगर पूर्ण विराम के बाद संयोजक शब्द का प्रयोग, जैसे कि ये सब संयोजक शब्द तथा, पूर्ण विराम के बाद अगर ये सब आए तो यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम के बाद आप तथा नहीं लिख सकते और नहीं लिख सकते। पूर्ण विराम करके और लिखोगे क्या?
राम पूर्ण विराम श्याम लिखोगे क्या? नहीं, हम लोग ये सब अगर रहेगा इसके बाद हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पूर्ण वाक्यों की प्रकृति, अगर क्या बोले, पूर्ण वाक्यों की प्रकृति यदि प्रश्नात्मक हो, अगर क्वेश्चन मार्क हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भाई क्या आपने खाना खाया, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बोलूँगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क करोगे? बिल्कुल करोगे। तो उसमें बोल रहा है यह भी एक प्रकार का पूर्ण विराम है, जो क्वेश्चन मार्क है वह भी एक प्रकार का क्या है? पूर्ण विराम है। ठीक है ना। अगर विस्मय उत्पन्न करने, जैसे कि आश्चर्यचकित वाला नहीं होता, विस्मयादि बोधक, जैसे अंत में इस प्रकार से लगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक वाला, तो यह भी पूर्ण विराम का एक प्रकार है। अगर इस टाइप का पूछेगा पूर्ण विराम का और कौन कौन सा प्रकार है, तो ये क्वेश्चन मार्क, और इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग माने अगला टाइप का देखते हैं, इसका दूसरा टाइप, और वो है उपविराम। दूसरा टाइप क्या है इसका? उपविराम, जिसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, और इसी को ही और क्या क्या अपूर्ण विराम भी बोलते हैं, न्यून विराम भी बोलते हैं, और विवरण विराम। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम बोलेंगे तो यही दो बिंदी जो रहेगा, न्यून विराम बोलेंगे तो भी दो बिंदी, और विवरण चिन्ह बोलेंगे तो भी दो बिंदी, उप विराम बोलेंगे तो ही बिंदी। ये क्या है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भी बोला जाता है, और हो सकता है आपके एग्जाम वाला और दूसरा चीज़ से पूछ दे। हो सकता है कहीं अपूर्ण विराम पूछते होंगे, न्यून विराम पूछ दे, तो पूर्ण विराम तो न्यून विराम क्या होगा? पूर्ण से छोटा विराम होगा। अपूर्ण होगा माने पूर्ण से छोटा होगा, पूर्ण के बाद होगा, है ना, अपूर्ण है। तो ये सब तो आपको समझ में आएगा। विवरण, विवरण चिन्ह ही बोल सकते हैं, इसमें क्या है, विवरण भी कई बार करते हैं इसलिए विवरण चिन्ह बोल देते हैं, और इसी को उपविराम, पूर्ण विराम की जगह में क्या बोलते हैं? उपविराम। ठीक है। तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, जैसे कि सीमा निर्धारण कैसे करते हैं? विज्ञान क्या है जी? विज्ञान, इसको देखो, विज्ञान क्या है? एक वरदान है। इसमें हम लोग सीमा निर्धारण करें क्या? विज्ञान बोलूँगा तो विश्व भर का ज्ञान इस प्रकार से तो नहीं, हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे? एक वरदान, एक वरदान है, तो इसका मैं सीमा निर्धारण कर दिया, क्या है ये? वरदान। तो यही एक वरदान है, वही कि इसका क्या है? सीमा निर्धारण कर रहा है ना। विज्ञान एक खेल लिख दूँ तो एक खेल इसका क्या करेगा? खेल के बारे में ही इसका सीमा निर्धारण करेगा, यही है। दूसरा है लिखित संवादों में। लिखित संवाद माने कि हम लोग किस चीज़ में देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, लिखते हैं ना, जैसे कि कोई लिखा, दीपक तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोनू बोला मैं बाज़ार जा रहा हूँ। फिर दीपक बोला कब तक लौटोगे? तो सोनू बोला शाम हो जाएगी। इस प्रकार से दो लोग क्या कर रहे हैं? ये दो यहाँ पर लिख दिया हम अलग से, संवादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो लोग क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं। और अगर दो लोग संवाद करेंगे तो वहाँ पर कौन सा विराम का चिन्ह लग सकता है? वहाँ पर लग सकता है उपविराम चिन्ह, इसको बोलते हैं, है ना, उपविराम, या फिर विवरण चिन्ह बोल दिया, विवरण भी कर सकते हैं संवाद में भी। जैसे कि और अगला इसमें यूज़ कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? कहा था करो या मरो। तो उसके पहले हम लोग इस उपविराम का चिन्ह, माने कि विवरण दे रहे हैं ना, महात्मा गांधी ने क्या कहा था उसका क्या दे रहे हैं? विवरण दे रहे हैं, तो करो या मरो, इसलिए इस प्रकार से चिन्ह का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। और जो भी करो या मरो लिखा जाता है, जो महात्मा गांधी हो या फिर कोई भी महान व्यक्ति हो जो बोलता है, उसको कैसे डबल ऊपर में जो कामा रहता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धरण। लेकिन युगल या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह है ना ऊपर का, मैं जिसको बताया था, और उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उपविराम, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अर्धविराम। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो है आप लोगों को इतना ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक जगह से नहीं, मैं इसको कम से कम 10 जगह से 10 प्रकार के बुक से मैं इसको बनाया हूँ ले कर के। तो ये जो है, इससे आगे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ है इस विराम में।
माने कि एक बार पढ़ो और फाइनल करके ख़त्म करो इसको, बार बार पढ़ने का टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, थर्ड अर्धविराम है। क्या है, अर्धविराम, जिसको बोलते हैं सेमी कॉलन बोलते हैं। और अर्धविराम को आप लोग पता होगा, एक इस प्रकार से अल्प विराम के ऊपर में एक बिंदी रहता है तो क्या हो जाता है, ये अर्धविराम हो जाता है। तो इसको याद करने का या फिर जानने का क्या है, ये है जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, अर्थात आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, जब क्या होता है, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, अर्थात एक दूसरे के साथ क्या हो, संबंध हो, अर्थात दो वाक्यों के बीच क्या हो, संबंध हो। उसका मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, दो वाक्यों के बीच में क्या हो, संबंध हो। जैसे कि क्या संबंध, जैसे कि मैं पहले जैसे बताऊंगा, ये देखिए, वह एक धूर्त व्यक्ति है, वह एक कैसे व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। इसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, अर्धविराम का। एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगेगा। अब दूसरा देखते हैं, इसका अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो वर्तमान में प्रचलन है। अगर यहाँ पर अर्धविराम ना करके सिर्फ मैं क्या कर दूँ, अल्पविराम ऊपर बिंदु नहीं लिखूँ, तो भी यह क्या होगा, सही होगा, कोई गलत नहीं है, ये भी इस नियम में आता है। अल्पविराम से कुछ अधिक किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना पड़ता है। ये क्या है, ये देखिए, यह अल्पविराम से अधिक, अल्पविराम से अधिक और जो पूर्ण विराम है उससे कुछ कम रुकना पड़ता है। अल्पविराम से अधिक रुकेंगे और पूर्ण विराम से कम, तो ये बीचों बीच होगा क्या, अर्धविराम, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, वह फिर आएगा, ये अगला एग्जाम्पल है, वह फिर आएगा। इसके बाद हम लोग लिखे अर्धविराम, सबको परेशान करेगा, फिर लिख लिए अर्धविराम, किसी का कहना नहीं मानेगा, और वही कहानी फिर शुरू हो जाएगा। जब भी और रहता है वहाँ पर तो लगेगा नहीं, लेकिन और के पहले वाला जहाँ पर रहता है, या फिर यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, या फिर कौन सा विराम लगेगा, अर्धविराम लगेगा, ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसी में ही, यदि दो उपवाक्यों के मध्य अल्प विराम हो तो प्रायः भ्रांतियों से बचने के लिए अर्धविराम लगाया जाता है। अर्थात समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सीधा इस एग्जाम्पल से, कोई परिभाषा याद नहीं होता, एग्जाम्पल देखो, राम का लड़का मोहन, अर्थात राम का जो एक लड़का है वो क्या है, मोहन, आना चाहे तो आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ राम का लड़का मोहन है, वो आना चाहे तो आ सकता है, परंतु शर्त यह है कि परिश्रम से वह कार्य करे। किससे कार्य करे, परिश्रम से कार्य करे। तो हम लोग क्या करेंगे, राम का लड़का मोहन अल्पविराम, आना चाहे तो आ सकता है, अर्धविराम, परंतु शर्त यह है कि परिश्रम से वह कार्य करे। परंतु से पहले क्या लगा देंगे हम लोग लगा दिए अर्धविराम लगा दिए। अब यहाँ पर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि देखिए, यदि दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम हो, दो वाक्य है यहाँ पर, इसके बीच में क्या है, अल्प विराम है, तो प्रायः भ्रांतियों से बचने के लिए अर्धविराम लगाया जाता है। तो इन दोनों के बाद अगर लगाएंगे ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, ठीक है। और इसका एक और मैं बता देता हूँ, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि कोई डिग्री वाला चीज़ होता है ना, वहाँ पर भी करते हैं, BSc अर्धविराम, BA, चाहे बहुत सारा डिग्री है ना किसी के पास, जैसे कि आपके पास हो सकता है B.Ed है, MSc है, BA है ना। तो इस प्रकार से BSc, MSc, B.Ed करके एक साथ ही इस प्रकार से अर्धविराम को वहाँ पर प्रयोग करेंगे, ना कि अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अगला अब आते हैं, अगला है अल्पविराम या फिर कॉमा। अल्पविराम को क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। तो कॉमा
छोटा सा कामा कर दिया, उसी को अल्प विराम बोलते हैं। अभी देखे भी हैं अर्ध की जगह में अल्प का भी उपयोग, और इसका बहुत सारा नियम है भाई। उसका नियम कम था, इसका हम लोग का सबसे ज़्यादा उपयोग अल्प विराम का ही होता है हिंदी में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? अल्प विराम का। और अल्प विराम के बाद किसका उपयोग होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा विराम होता है? अल्प विराम। एक वाक्य में 2-3 बार हो जाएगा, लेकिन पूर्ण विराम वाक्य के बाद लगेगा। ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, अल्प विराम। तो इसको मैं बोलना चाहूँगा, अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक है, माने कि बहुत सारे जगह में इसका यूज़ किया जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। इसका उपयोग एक ठहराव के लिए होता है। किसके लिए होता है? ठहराव के लिए। यह एक व्यापक है, ठहराव के लिए उपयोग होता है। अब देखो पहला इसका कंडीशन क्या है ना, इस विराम को जानने के लिए। जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द जैसे कि और, तथा, एवं, इस प्रकार से और संयोजक जो 2 लोग को जोड़ता है ना, उन लोगों को, और, तथा, एवं आदि की गुंजाइश हो, वहाँ अल्प विराम लगेगा। बहुत इसको नहीं देखो आप लोग, इसको देखो। राम लिख दिया, सुंदर, सुशील, दयालु। तो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ सुंदर, सुशील और क्या लिखा हूँ? दयालु। तो देखो ये 3 चीज़ एक ही समान तरह से शब्द है, सुंदर है, सुशील है, दयालु है। तो इस तरह से जब भी आएगा हम लोग क्या करेंगे? अल्प विराम। और जहाँ और रहता है तो और में अल्प विराम नहीं डालते हैं, आप लोगों को पता होगा। और सबल व्यक्ति थे, समझ में आ गया होगा। राम, श्याम, मोहन सुंदर व्यक्ति हैं, तो राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद अल्प विराम, मोहन के बाद भी क्या करेंगे? अल्प विराम। सुंदर व्यक्ति हैं, या फिर राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद मोहन में और मोहन, और क्या लिख सकते हैं तीसरा में? मोहन, सुंदर व्यक्ति हैं, इस प्रकार से। अब दूसरा इसका कंडीशन देखो, ऐसे 2 वाक्य के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, ठीक है। ऐसे 2 वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसको और जानो, एक दूसरे से निहित हो मतलब वह स्वभाव का सख्त है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माने एक दूसरे के साथ निहित हो, या फिर एक दूसरे के अपोजिट हो, या फिर रिलेटेड हो एक दूसरे से। 2 वाक्य हैं तो बीच में कौन सा विराम लगेगा? अल्प। जिसको अर्ध विराम भी हम लोग लगाए थे अभी, वही सेम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अल्प विराम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अल्प विराम की जगह अर्ध विराम का प्रयोग कहीं कहीं होता है। मैं अभी बताया था ना पिछला में जब पढ़ रहे थे अर्ध विराम, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का, इसका थर्ड रूल्स है ये। दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम लगाते हैं। आप लोग को समझना है कि ये क्या बोला है। दी गई संज्ञा फिर सर्वनाम, कोई भी संज्ञा, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सुभाष, सुभाष से क्या हो गया जी? सुभाष एक हो गया संज्ञा। रावण एक क्या हो गया जी? संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के बाद अगर कुछ और बोले, जैसे कि जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था, तो सुभाष को अलग से मैं हिंट कर रहा हूँ। सुभाष जिसके विषय में मैं तुम्हें कल बताया था एक अच्छे लेखक है। वह क्या है? एक अच्छे लेखक है। तो सुभाष के बाद हम लोग क्या कर देंगे? अल्प विराम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा, इसको सूचना दे रहे हैं ना हम लोग। तो जो संज्ञा है या वाक्य के पहले में क्या करते हैं और बाद में अल्प विराम लगाते हैं। इस वाक्य के पहले और इस वाक्य के बाद क्या लगाते हैं? अल्प विराम। सुभाष जिनके विषय में कल बताया था एक अच्छे लेखक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? अल्प विराम। रावण लंका का राजा एक विद्वान है, तो रावण के बाद अल्प विराम। लंका का राजा पूरा के क्या है? लंका का राजा संज्ञा है नहीं? ये लंका का राजा पूरक क्या है? संज्ञा है। राजा भी संज्ञा है, लंका भी है। जिसके वजह से मैंने तुम्हें बताया था पूरक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो अल्प विराम हो जाएगा।
इसके बाद अगला इसका रूल्स चौथा नंबर का, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द जैसे कि क्या शब्द में आ जाए, इसको थोड़ा सा याद करेंगे। वाक्य के बीच में अगर आ जाए पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि आदि। अब सबको तो याद करेंगे नहीं, बस आप लोग समझ जाओ पर, इसलिए, जो, सो, कुछ, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब चीज़ अगर आए तो प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि, तो मैंने तुम्हें कहा था के बाद क्या करेंगे, अल्प विराम की। अब की भी इसमें जुड़ जाएगा ना, नहीं है तो भी आप लोग समझ जाना। जैसे कि तुम्हारा घर दूर है इसलिए मीरा जाना नहीं चाहती, तो तुम्हारा घर दूर है के बाद क्या होगा, अल्प विराम इसलिए आया ना, और देखो इसमें इसलिए होगा, इसलिए है। मैं गया था पर नहीं आ पाया, तो मैं गया था के बाद क्या करेंगे, अल्प विराम पर के पहले किया ना, पर नहीं आ पाया मैं बोला। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ये इसका एक और रूल्स है 5th नंबर का, जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में इसको पूछ रहा है जी, तो आप लोग जान लीजिए। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को संबोधन करते समय, जैसे कि शीला, मैं क्या बोला, शीला एक गिलास पानी दे दो। मैं किसी को बुलाना चाह रहा हूँ ना, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, उसको संबोधन करना चाह रहा हूँ, शीला एक गिलास पानी दे दो, तो वहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, अल्प विराम। लेकिन आप लोग बोलोगे सर शीला के बाद ये तो हमारा विस्मयादि बोधक, हम लोग किसी को आश्चर्य से इस प्रकार से बुलाते हैं, उसको हम लोग संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर तो ये विस्मयादि बोधक आता है। तो हाँ बिल्कुल आता है, या एक गिलास पानी दे दो करके सेम टू सेम है ना, तो इसमें दोनों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अल्प विराम भी यूज़ कर सकते हैं और विस्मयादि बोधक दोनों यूज़ किया जा सकता है। हिंदी का ग्रामर बोलता है कि आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को यूज कर सकते हो। तो हमारा जो क्लास है इसमें और कुछ है, इसको पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं इसी को, क्योंकि मैं बोला था ये बहुत सारा टाइप का है, क्योंकि अल्प विराम ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको और देखते हैं आगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद है 6वां है, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ शब्द, मोहन जहाँ जाता है बैठ जाता है, हमको भी समझना है कुछ शब्दों के स्थान पर। जैसे कि मैं यहाँ पर मोहन जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, तो कुछ शब्द वहाँ पर छिपा है कि नहीं छिपा है, यहाँ पर कुछ शब्द छिपा है ना। जैसे कुछ शब्द छिपा रहेगा, वो क्या शब्द छिपा है, वहाँ, मोहन जाता है जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ छिपा है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्प विराम को यूज़ कर सकते हैं। मीरा कब जाएगी, कहाँ नहीं जा सकता, तो मीरा कब जाएगी, यह कहाँ नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या छिपा है, यह छिपा है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए 7th नंबर का, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य स्थान से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष कथन किसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट को बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में। कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम। जैसे कि वैज्ञानिक ने कहा, कोई डायरेक्ट बोल रहा है, वैज्ञानिक ने प्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है पानी की बचत की जाए, क्या बोल रहा है, पानी की बचत की जाए, कोई वैज्ञानिक ने कहा, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, अल्प विराम। फिर पानी, वो जो उसने कहा है उसमें हम लोग उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। कौन सा उद्धरण चिन्ह, युगल उद्धरण चिन्ह, ऊपर में दो वाला है ना चिन्ह जो दिख रहा है, ये जो रेड कलर का। ठीक है, ये है हमारा लास्ट है। उसके बाद 8 नंबर का इसी का अल्प विराम का, हाँ नहीं बस सचमुच। देखो, हाँ नहीं बस सचमुच, अच्छा, इस प्रकार से जैसे शब्दों के शुरू होने वाले में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पीछे कहा, तो, यथापि, इसलिए, ऐसे वाला था ना। बस के बाद क्या होगा, इस ये जो शब्द है इसके बाद अल्प विराम का
प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पर उसके पहले किया जाता था, यहाँ पर उसके बाद। बस इतनी सी बात है। तो बस के बाद क्या करूँगा? अल्प विराम। हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, सचमुच तुम कल आओगे? इस प्रकार से बोलेंगे ना, सचमुच कल तुम आओगे। तो इस प्रकार से सचमुच के बाद क्या करेंगे? अल्प विराम। अच्छा तुम कल जाओगे? तो अच्छा के बाद क्या करूँगा? अल्प विराम। इस प्रकार से ये हमारा होता है अल्प विराम। इतना ख़त्म होता है। तो 40 मिनट का क्लास हो गया है। तो जो हमारा मेन जो था, जो सबसे ज़्यादा था, उसको मैंने बता दिया है। तो और एक क्लास इसके लिए मैं कर लूँगा और उस क्लास में इसको हम लोग कर देंगे ख़त्म, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत लंबा चौड़ा क्लास हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करते हैं। और आज बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा ये जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी मैं आगे इसका लाऊंगा हिंदी का। जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ये हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए है, किसी एक प्रकार का नहीं है। हर प्रकार का, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करेंगे। हिंदी जिसमें आता हो बस आप लोग पढ़ लीजिए इसको एक बार, तो आप लोग का हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में इसके आगे मिलते हैं। थैंक यू।